चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी लगभग मान लो कि 5 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, फिर लगभग 6:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद। हल्ला मत करो, क्वेश्चन लिखिए। 50 kg आयरन का हीट कैपेसिटी क्या होगा? 50 kg आयरन का हीट कैपेसिटी क्या होगा अगर अगर आयरन का स्पेसिफिक हीट यानी आयरन की विशिष्ट ऊष्मा 800 जूल पर केजी केल्विन है। इस तरह का सवाल आपसे बनेगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसको। कह रहा है कि 50 kg आयरन का हीट कैपेसिटी क्या होगा अगर आयरन का स्पेसिफिक हीट 800 जूल पर केजी केल्विन है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी? हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है? M इंटू एस, यही होता है ना। बताए हैं M इंटू सी, M इंटू एस, जो भी है। द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा, यही बताए थे। यहां पर द्रव्यमान कितना है? 50 kg। विशिष्ट ऊष्मा कितना है? 800 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? 40,000। 40,000 क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन, यही होगा ना। ठीक है, तो या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40 किलो जूल पर केल्विन। इस तरह से एक तो सवाल कल कराए थे, एक वैसा सवाल बनेगा, दूसरा इस प्रकार से सवाल बनेगा हीट कैपेसिटी से। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा सेंसिबल हीट, सॉरी लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा, क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट क्या होता है अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस तरह का दो सवाल बनेगा तो आप लोग कर दीजिएगा ना, जैसे कल किए थे, फिर आज भी एक इस तरह का। एक तो आपका वो बनेगा हीट कैपेसिटी बराबर Q अपॉन डेल्टा T, बताया था ना कल कि अगर किसी पदार्थ के टेंपरेचर में 20 डिग्री सेल्सियस चेंज करना हो, उसके लिए हमें मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी की आवश्यकता हो, 1000 जूल हीट की आवश्यकता हो, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 1000/20, है ना। एक इस तरह का आपका सवाल बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है समझिएगा। इसे बोलते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। देखो जब गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, क्या होता है, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मा को, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान मुक्त ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, अब इसको समझते हैं। समझिए मान लीजिए हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, ये अगली स्लाइड पे लिखते हैं, है ना। ये लिख लिया सभी ने? लिख लो लिख लो, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं, है ना, फिर इसके बारे में लिखेंगे। देखो अभी लिखने के लिए टाइम देंगे, पहले समझिए थोड़ा सा, हाँ। लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी और भी बहुत कुछ लिखना है उसमें। ये हमारे पास एक आइस है, बर्फ है। इसका टेम्परेचर मान लो कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। हीट देंगे, कौन सा यहाँ पर सेंसिबल हीट देंगे? हीट दे रहे हैं, मान लीजिए कि इसको हमने दिया कुछ भी हीट। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए हम इसको 100 जूल हीट दे रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। अब इसको 100 जूल हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़कर के कितना हो जाएगा? -20 डिग्री से इसका टेम्परेचर बढ़कर के हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, होगा ना। और जो टेम्परेचर चेंज जो उसमें करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। ये सेंसिबल हीट हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं इसको, मान लीजिए कि 20 जूल हीट दिए, फिर 20 से बढ़ा करके इसको 50 किए, 100 किए, हीट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये जो हीट हम दे रहे हैं ये क्या हो रहा है? गायब हो जा रहा है। ये इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन देख कर रहे हैं धीरे धीरे क्या हो गया, इसका अवस्था बदल गया, यानी बर्फ का ये बर्फ से किसमें कन्वर्ट हो गया? पानी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसका जो टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर कितना रहा? 0 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी कि ये जो इस बीच में जो हम इसको हीट देंगे, जो कि आपका अवस्था परिवर्तन के लिए इसको दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी गुप्त ऊष्मा जो है अवस्था में परिवर्तन करता है, तापमान में कोनो परिवर्तन नहीं करता है ना। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर इसको हीट देने लग गए, देने लग गए, देने लग गए। फिर से ये क्या हुआ, हीट देने लग गए ना। तो यहाँ पर हीट दिए तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ करके चला गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? ये पानी है अभी। अब इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन ये जो है आपका इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये 100 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन ये अब किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। यानी कि यहाँ पर जो हीट दिए ये भी क्या है? ये भी क्या है आपका? मतलब लेटेंट हीट ही है, यानी कि ये भी आपका गुप्त ऊष्मा ही है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसको जो बर्फ है, बर्फ को पानी में बदलने के लिए जो दिया हमने यहाँ पर गुप्त ऊष्मा, इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर इसी को बोलते हैं मेल्टिंग, यानी गलनांक की या गलने की, यहाँ पर गलने की गुप्त ऊष्मा। और यहाँ पर जो आपका होगा इसे क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ, इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या कहते हैं?
इसको बनाने के लिए मैं टाइम दूंगा, समझ में ये आएगा लेटेंट हीट होता क्या है। लेटेंट हीट याद रखिएगा जो किसी भी मतलब पिंड के क्या करे, उसके अवस्था को बदल दे, लेकिन उसके टेंपरेचर में कोई चेंज नहीं करे। जैसे ये टेंपरेचर यही रहेगा, लेकिन उसका जो अवस्था है वो क्या हो गया, बर्फ से पानी हो गया। और ये चूंकि टेंपरेचर में कोई चेंज नहीं करता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर फिर ये पानी से वेपर में चेंज हो गया, लेकिन इसका जो टेंपरेचर है वही रहा, यानी कि इसका टेंपरेचर नहीं बदल रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नॉर्मली हीट जो होता है वो क्या करता है, टेंपरेचर को चेंज करता है। यहाँ पर जैसे हमने ये इसको सेंसिबल हीट दिया, यहाँ पर ये टेंपरेचर -20 से 0 हुआ, यहाँ पर भी हमने इसे सेंसिबल हीट दिया तो टेंपरेचर 0 से 100 हुआ। तो यानी कि ये जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा क्या करता है, इससे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे क्या होता है, इससे अवस्था में, इससे क्या होता है, अवस्था यानी जो उसका फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस, फेज में क्या होता है, चेंज होता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कौन सी उष्मा फेज चेंज के लिए जरूरी होती है, या फिर सेंसिबल जो आपका लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट इसमें से किसमें परिवर्तन नहीं करता है, इस तरह का सवाल आपसे यहां से पूछा जाएगा। तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बताएंगे। फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड, ओके लिख लिया सभी ने, चलिए इसको बना लीजिए फटाफट से। यहां से फिर देखेंगे न्यूमेरिकल वगैरह कैसे आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है कोई नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, चलो लिखो लिखो इसको। यह चित्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि यह चित्र अगर क्लियर है तो आपको लेटेंट हीट में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर। आज हम लोग प्रयास करते हैं इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक जो होगा ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के सामान्य गुण। क्या हुआ, लेटेंट हीट अगर 0 होगा तो वहां पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। फिर नहीं समझ पा रहे हैं आपका सवाल, हम क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ठीक है, लेटेंट हीट को शून्य कर दिया मतलब, अरे लेटेंट हीट का मतलब ही वह हीट जो कि अवस्था में परिवर्तन करते। अगर आप लेटेंट हीट को 0 कर देंगे तो अवस्था में चेंज नहीं होगा। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं सर। अरे सिंपल है, देखो अगर मान लीजिए ये अवस्था है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने इसको लेटेंट हीट दिया, अब इसका अवस्था चेंज हो गया, अवस्था चेंज होने के बाद हम 0 कर दे रहे हैं, अब हीट नहीं दे रहे हैं, तो ये इसका यही अवस्था रहेगा जो चेंज हो चुका है ना। अब यहाँ इसके बाद अगर इसको हम हीट देंगे, ये लेटेंट हीट थोड़ा ना है, ये तो आपका सेंसिबल हीट हो जाएगा ना। जो आप हीट अवस्था परिवर्तन के लिए दे रहे हैं, है ना, जो अवस्था परिवर्तन में जो हीट जा रहा है वही लेटेंट हीट है। अगर अवस्था एक बार परिवर्तन हो गया, इसके बाद अगर आप इसको कोई हीट दे रहे हैं तो वो आपका सेंसिबल हीट है, जिसके कारण इसका टेंपरेचर बढ़ेगा, इसकी अवस्था नहीं बढ़ेगी। आगे बात समझ में, ठीक है, हाँ, तो इससे अवस्था, इसका टेंपरेचर वो सेंसिबल हीट होगा। अब मान लीजिए कि आप कोई जैसे बर्फ है, आप समझो जैसे बर्फ है ना, बर्फ का आपका क्या होता है, लेटेंट हीट जो होता है 333 किलो जूल पर किलोग्राम होता है इसका, समझना। ये इसका क्या होता है, बर्फ का लेटेंट हीट होता है कि 1 केजी बर्फ को अगर आपको पानी में बदलना है तो आपको 333 किलो जूल एनर्जी देना होगा, इतना हीट आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप इतना हीट प्रोवाइड नहीं करिएगा ना उसको, तो वो पूरी तरह से पानी में बदलेगा नहीं, है ना। अभी आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना, समझ में आएगा। यहाँ तक सभी ने लिख लिया, लिख लो लिख लो जल्दी। भेजना क्या बाहर तुमको बाहर जाकर करना जरूर, चलना अच्छा चलिए आगे चलें, थोड़ा हाथ तेजी से चलाओ एकदम। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब जैसे देखिए एम केजी, अगर कोई पिंड, एम केजी द्रव्यमान का कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है एम केजी द्रव्यमान का, अब इसका अगर हमें मान लीजिए लेटेंट हीट निकालना है, Q इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है याद रखना, क्या होता है, M इंटू एल, यानी कि लेटेंट हीट के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि एम केजी कोई पदार्थ है, अब उसका हमें अवस्था चेंज करना है ना, तो उसके लिए तो इसमें हीट देना पड़ेगा, वो मान लीजिए अगर हमें Q देना पड़ रहा है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू एल हो जाएगा। और यहाँ से ये लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन M, यानी कि यहाँ पर जो लेटेंट हीट है एम केजी जो आपका द्रव्यमान है, मान लीजिए एम केजी हमारा आइस है, अब इसका अवस्था परिवर्तन करने के लिए, यानी इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना हीट दे रहे हैं, इसको Q हीट दे रहे हैं, यानी कि इसका लेटेंट हीट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन M हो जाएगा। और Q यहाँ पर Q का यूनिट क्या होगा बताओ, इसका अगर हम यूनिट लिखेंगे तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है आपसे एग्जाम में, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, Q का क्या होता है, जूल, ये होता है ना जी, और मास का क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन देखिए, अगर इसका लिखना है वीमा, तो वीमा अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, जूल को क्या लिखोगे बताओ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखोगे ना, बटे केजी, केजी केजी कट गया, क्या बचा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक ये भी एक यूनिट हो गया इसका। अब इसका वीमा आप लिखिए तो क्या लिखोगे, L2 T-2, बाकी यहाँ M0 करना है तो M0 कर दीजिए, ये इसका क्या हो गया, वीमा हो गया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि लेटेंट हीट का यूनिट क्या है, लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या है।
आपको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन याद रखना है। यानी कि बर्फ का जो लेटेंट हीट होता है क्या होता है, और भाप का जो लेटेंट हीट क्या होता है, क्या होता है ना। दोनों को याद रखना है, उस दोनों से सवाल बनेगा। और यहाँ पर वही एक पॉइंट आप लोगों को पता है कौन सा, कि भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है, जिसके कारण जो भाप से जलने पर हमें ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, ज्यादा जलन होता है। ठीक है, तो लिखो इसको, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले इससे डाटा लिख लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। क्या हुआ, हो गया, ठीक है। चला आगे, कोई ना लिखो, लिखो आराम से लिखो, भरपूर समय है हमारे पास। अभी शाम के 6:30 बजे तक आपको पढ़ना है। हाँ ठीक है, देखते हैं 6:30, 7, 8 जब तक हो सकता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। लिख लेना आइस का लेटेंट हीट, या फिर इसी को लिख सकते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। मेल्टिंग या फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा ये कितना होता है, ये होता है 333 किलो जूल हर किलोग्राम। यानी कि अगर 1 केजी बर्फ है ना, उसको अगर आपको पानी में बदलना है तो उसके लिए आपको 333 किलो जूल वो जो है एनर्जी देना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। और वाष्प की या जो वेपर है, इसका जो लेटेंट हीट होता है, यानी कि जो 1 केजी पानी है उसको भाप में बदलने के लिए जो आपको हीट देना पड़ता है, वो कितना देना पड़ता है, 2257 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, या इसे बोलते हैं वाष्पन की, इवेपोरेशन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब नोट में यहीं पर आप पॉइंट लिख लो कि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी से अधिक होती है, इसलिए भाप से जलने पर ज्यादा जलन महसूस होती है। ज्यादा जलन महसूस होती है, इसे आप लिख लेंगे। और एक चीज कल जो लिखा था ना मैंने, 1 BTU जो लिखा था आपको, वहां पर मैंने क्या 10,000 लिखा है, 1 लाख लिखा है, एक बार चेक करना आप लोग। इसको 1 लाख कर लीजिएगा, 1 लाख ये होता है ना, वो एक जीरो रह गया था, तो कई बार क्या होता है ना, थोड़ा वो हो जाता है कंफ्यूजन, तो उसको 1 जीरो बढ़ा लेना, उसमें 1 लाख कर लीजिएगा उसको, है ना। लास्ट में लिखाया था ना कि एक थर्म बराबर 10,000 लिखाया था, वहां पर 1 जीरो बढ़ा लेना, 1 जीरो रह गया था, है ना। 1 थर्म जो लिखाया था कि 1 थर्म में कितना BTH होता है या BTU होता है, 1 जीरो वहां पर इंक्रीज कर लीजिएगा, है ना। हाँ 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख BTU। ठीक है, क्या हुआ, बहुत चीज में लिखा है। अरे जहां पर हीट स्टार्ट किया तो उसके बाद लिखे थे ना CHU, है ना, तो वहीं पर लिखाए थे BTU, है ना। वहीं पर लिखा है थर्म भी हीट को मेजर करने का एक यूनिट है, और एक थर्म में कितना होता है, तो 10,000 लिखा दिए थे हम, तो वहां पर 1 शून्य बढ़ा लीजिएगा, 1 लाख होता है एक्चुअली में। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, यहां तक क्लियर सभी ने। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक, फिर हम लोग मूव करेंगे टेम्परेचर की तरफ, तापमान, उसके बाद फिर हीट ट्रांसफर वगैरह देखेंगे। आज जो टेम्परेचर चेंज वगैरह करने के लिए पूछता है वो पूरा कराएंगे आपको। क्वेश्चन लिखिएगा कि 5 केजी बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत होगी, कितनी हीट की जरूरत होगी। अब देखिए आपको इसका या तो याद रखना है ना, याद ही रखिए, क्योंकि हो सकता है कि सवाल में दे, हो सकता है नहीं दे। याद रखिएगा इसका जो लेटेंट हीट होता है ना, बर्फ का लेटेंट हीट, आपको क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। इससे बढ़िया कि आप याद ही रख लो, 333 किलो जूल पर केजी है आपका, ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि 5 केजी बर्फ को पानी में बदलने के लिए हमको कितना हीट देना पड़ेगा। कितना हीट देना पड़ेगा जी, Q इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू L, ये होगा ना। M कितना है 5, L आपका कितना है 330 किलो जूल पर केजी, तो गुना कर लीजिए, 5 3 15, 1665 किलो जूल पर केजी। आपको देखिए क्या है ना, दे देगा क्वेश्चन में कि किसी, मतलब मान लीजिए कोई पदार्थ है, आपको दे देगा कि किसी पदार्थ के m केजी को ठोस से द्रव में बदलने में इतनी एनर्जी की जरूरत होती है या इतना हीट का जरूरत होता है, तो उसका लेटेंट हीट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, फिर हम लोग टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे, और आज हम लोग टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर ये सब कंप्लीट कर लेंगे। आप दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी 25 केजी द्रव्यमान के पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए 150 किलो जूल हीट की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, तो उसका मेल्टिंग या फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या होगा। मेल्टिंग या फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या होगा, इसी तरह का सवाल बनेगा आपसे। हाँ समझ गए, 6 होगा, है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या है, M इंटू L। Q कितना है जी 150 किलो जूल, M कितना है 25, L आप निकालना है, 25 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 बार में नहीं, है ना, 6 बार में। तो ये क्या हो जाएगा 6 किलो जूल पर केजी, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, टेम्परेचर की चर्चा करते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान। हीट से ज्यादा सवाल आपसे टेम्परेचर से बनता है एग्जाम में, है ना। हीट से भी सवाल बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा सवाल किससे बनेगा, टेम्परेचर से। नहीं हुआ तो समझ में नहीं आया कि, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है।
एक बार फिर से समझाते हैं। अच्छा चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी जैसे हम लोग बोलते हैं तापमान। तापमान क्या होता है? याद रखिएगा, यह गर्मी या ठंडेपन का मापन है। यानी कोई भी चीज कितना हॉट या कितना कोल्ड है वो कौन बताता है? वो उसका तापमान बताता है। यानी इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। चलो, कोई भी पदार्थ कितना गर्म या कितना ठंडा है उसका मेजरमेंट जो होता है वो कौन करता है? तापमान करता है। अगला है इसका जो ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा केल्विन है। क्या है? केल्विन। और इसका वीमा अगर आपसे पूछे, इसका वीमा यानी डायमेंशन जो होता है उसको हम लोग सिंपली कैपिटल के से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि जब भी तापमान को केल्विन में मापा जाता है, जब भी तापमान को केल्विन में मापा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेंपरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परम तापमान कहते हैं, एब्सोल्यूट टेंपरेचर कहते हैं। और याद रखिएगा कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर कहते हैं। अभी पूरा ये सब रिलेशन हम लोग देखेंगे। आपको ये याद रखना है 0 केल्विन या, हाँ बताइए, परम शून्य तापमान का मतलब जो जैसे टेंपरेचर को अगर केल्विन में मेजर कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अब 0 केल्विन है तो 0 केल्विन को क्या कहते हैं? 0 एब्सोल्यूट टेंपरेचर। केल्विन एब्सोल्यूट टेंपरेचर और ये 0 है तो 0 एब्सोल्यूट टेंपरेचर बोलते हैं, या फिर परम शून्य तापमान कहते हैं, है ना, या एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर कहते हैं। और केल्विन को अगर आप सेल्सियस में बदलिएगा ना, 0 केल्विन को, तो वो कितना आता है? -273 डिग्री सेल्सियस आता है। कैसे आता है अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस कैसे आता है। ठीक है, ये आगे बात सबको समझ में? ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर जो है किसे कहते हैं। अभी एब्सोल्यूट टेंपरेचर के बारे में बात करेंगे कि इस टेंपरेचर पहुंचते ही कोई गैस जो है ना, किसी गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और वो गैस जो होता है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल उसका जो मतलब ठोस में कन्वर्ट हो जाता है वो गैस। एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पर ही आगे लिखाएंगे आपको, जब थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पढ़ेंगे वहां पर। अब देखिए, अच्छा नहीं, लिख लो। इसके बाद देखते हैं इसे कैसे मेजर वगैरह करते हैं। क्या हुआ? चला आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लो टेंपरेचर की स्टडी को। जब भी बहुत कम तापमान का अध्ययन होता है ना, लो टेंपरेचर की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? इसमें निम्न तापमान का क्या होता है? अध्ययन होता है। इसके बाद याद रखिएगा हाई टेंपरेचर की स्टडी को, हाई टेंपरेचर की स्टडी को पायरोमेट्री कहते हैं, पायरोमेट्री कहते हैं। इसके बाद याद रखेंगे सन का टेंपरेचर, सन का टेंपरेचर एक यंत्र होता है पेरीहेलियोमीटर। कौन सा? पेरीहेलियोमीटर पे मापा जाता है। इसके बाद याद रखेंगे कि बहुत हाई टेंपरेचर को, बहुत उच्च तापमान को, जैसे भट्टी वगैरह का तापमान मेजर करना है, किससे मेजर करेंगे? पायरोमीटर, पायरोमीटर से मापा जाता है। सन का टेंपरेचर जैसे है ना, सन के टेंपरेचर को मेजर करने तो उसको सोलर रेडिएशन से मेजर करते हैं। और बाकी जैसे कोई भट्टी है ना, या कहीं पर मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस, कहीं का टेंपरेचर 2000 है, 3000 है, वैसे जो डिवाइसेस होते हैं, मतलब वैसा जो होता है आपका हाई टेंपरेचर, उसको पायरोमीटर से मेजर करेंगे। मतलब अलग अलग है, ये स्पेशली सन को मेजर करने के लिए आता है। बाकी जो है, बाकी अन्य जगह जो हाई टेंपरेचर है उसको किससे? पायरोमीटर से मेजर करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, मतलब ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं पायरोमीटर ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली सन के टेंपरेचर को मापने के लिए है। इसको, इसके बाद टेंपरेचर को, नॉर्मल जो टेंपरेचर होता है, टेंपरेचर को किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से। किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है। और सबसे पहले जो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? हाँ, फारेनहाइट ने। सबसे पहले थर्मोमीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया। किसने? गैलीलियो ने किया, जिन्होंने सबसे पहले जड़त्व का नियम भी दिया था, गैलीलियो ने किया। लेकिन जो गैलीलियो ने जो थर्मामीटर का आविष्कार किया था वो कैसा था? वो अल्कोहल वाला थर्मामीटर था। कैसा थर्मामीटर था? अल्कोहल का प्रयोग किया था उन्होंने। मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? फारेनहाइट ने किया, है ना। तभी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, पहले आप इसे लिखो। हाँ, नॉर्मल टेंपरेचर को मेजर करने के लिए, मतलब टेंपरेचर को मेजर किया जाता है ना, थर्मामीटर ये अलग अलग तरह का होता है ना। जैसे ये थर्मामीटर कई प्रकार का होता है ना। अभी थर्मामीटर का टाइप देखेंगे हम लोग, अभी आएंगे सब थर्मामीटर देखेंगे, चिंता मत करो। अभी बहुत तरह का थर्मामीटर अभी पढ़ना है, यहाँ तक लिख लिया साहब? चलो अब इसके आगे बात करते हैं। गैलीलियो ने जो थर्मामीटर बनाया ना, गैलीलियो ने सबसे पहले अल्कोहल वाला थर्मामीटर बनाया था, अल्कोहल वाला थर्मामीटर बनाया था। इसके बाद याद रखिएगा, ये तो पता है आपको, थर्मामीटर जो मरकरी वाला थर्मामीटर जो है, ऐसे लिख लीजिए, सबसे पहले मरकरी के थर्मामीटर का प्रयोग
मरकरी के थर्मामीटर का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया, और वर्तमान में भी जो थर्मामीटर में ज्यादातर किसका यूज होता है, पारा का यूज होता है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ना फादर ऑफ थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर का पिता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है फ़ारेनहाइट को। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो बनाया गया थर्मामीटर है ना, वो वाइडली यूज होता है। अल्कोहल वाले थर्मामीटर का यूज वाइडली नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, अभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद याद रखिएगा, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। इसके बाद याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, तो याद रखना क्लिनिकल थर्मामीटर। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर डॉक्टर तापमापी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर तापमापी से मापा जाता है। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में सवाल पूछा गया है। लिख लिया सभी ने? चलें, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है, भूल गए? चलो लिख ही देते हैं। चला, आगे हो गया। चलो नेक्स्ट है, ये लिख ही लो तुम लोग। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, मानव शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस, ये कहां पे होता है, हमारे ब्रेन में। हाइपोथैलेमस क्या करता है, नियंत्रित करता है। और याद रखिएगा, इसलिए इस हाइपोथैलेमस को मानव शरीर का थर्मोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मानव शरीर का थर्मोस्टेट। एक्चुअली में थर्मोस्टेट एक यंत्र होता है जो कि किसी भी डिवाइस में, किसी भी यंत्र में तापमान को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो किसी मशीन में या किसी उपकरण में, लिख लीजिए किसी उपकरण में, जैसे एसी फ्रिज ये सब है, किसी उपकरण में तापमान को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है ना? और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ना, वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, क्लिनिकल, उसको मानव शरीर का थर्मोस्टेट कहते हैं। अब अगला हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर के प्रकार। तो सबसे पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी आपको दिखाएंगे इसका चित्र। ऐसे हालांकि आप लोगों ने देखा ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो कुछ नहीं देखा है ना? हाँ? डॉक्टर तापमापी, याद रखना इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार सर क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। सर क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। इसका रेंज कितना होता है अभी देखते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है ना। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके आगे बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर, फिर बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, और ये सब जो थर्मामीटर इस समय पारा का यूज होता है ना। तो लिखो इसे, फिर चलते हैं इसके आगे, बाकी को भी लिख लेने देते हैं। रूम का टेम्परेचर भी बताएंगे, है ना, बताएंगे, सब बताएंगे। क्या हुआ, चला ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चित्र दिखा रहे हैं पहले उसका चित्र पे बहुत ध्यान है। इसका इसका रेंज जो है कितना होता है, तो याद रखना 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या 94, हाँ क्लिनिकल थर्मामीटर का 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। कहेंगे सर ऐसा काहे ऐसा होता है, अभी बात करते हैं। इससे याद रखिएगा, इससे बॉडी टेम्परेचर को मापा जाता है। इससे क्या मापते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मापा जाता है। डॉक्टर सब जो है ना, यही वाला थर्मामीटर रखते हैं अपने पास। अब देखिए, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, एक्चुअली में इसी रेंज में होता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इसी रेंज में रहेगा। 35, मिनिमम 35 होगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 42 तक, या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और यही कारण है ना कि जो हम लोगों को, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा।
क्या क्वेश्चन है बोलो, नजदीक आके बोल दो या जोर से बोल दो। हाँ, गिरता है नीचे उससे, नहीं गिरेगा उससे कम, होगा ही नहीं, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, समझिएगा 400 डिग्री से फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है ना वो कैसा जीव है, नियत तापी या फिर गर्म खून वाला जीव है। और याद रखिएगा गर्म खून वाला जीव और कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा पक्षी, स्तनपायी जितने भी हैं, और साथ ही मनुष्य। और ठंडे खून वाला जो जानवर होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं अनियत तापी जीव, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करता रहता है, जैसे कि मछली, सरीसृप, जितने रेप्टाइल्स हैं और जितने उभयचर हैं। उभयचर इसी में देखो, सरीसृप में आ जाएगा आपका सांप, छिपकली, मेढक, उड़क सब इसी में आ जाता है। तो लिख लीजिएगा जो मछली है, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये सब जो है कैसा जीव है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, अनियत तापी जीव है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, या फिर ठंडे खून वाले जानवर बोलते हैं इसको। हाँ पूछिए अब क्या सवाल है। कौन, ब्लू वेल जो होता है इसमें नहीं आएगा, ब्लू वेल उसमें आएगा, है ना, ठीक है। हाँ ब्लू वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, वो सब आपका क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वो तो मैमल है ना। देखिए ध्यान से समझना, दूसरा जो है आपका थर्मामीटर जो है वह आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, कौन सा, अभी इसका सॉरी क्लिनिकल तो हो गया ना, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। फिर इसका चित्र दिखाएंगे दोनों का, लेबोरेटरी थर्मामीटर या फिर इसे प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर। और याद रखिएगा इसका यूज लेबोरेटरी में होता है, इसका रेंज याद रखना है मैन, इसका जो रेंज होगा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसका देखिए आविष्कारक का नाम नहीं पूछता है आपसे, है ना, जहां पर आविष्कारक का नाम पूछेगा आपको लिखाएंगे, एकदम परेशान नहीं होना है ना। कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है इसका कौन आविष्कारक है, एग्जाम में पूछेगा कैसे कि बर्फ का तापमान मेजर करने के लिए इनमें से किस थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो वहां पर याद रखिएगा बर्फ का अगर हमें तापमान मेजर करना है, हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज कर पाएंगे क्या, नहीं करेंगे। उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करना पड़ेगा। क्या हुआ, अभी नाइट्रोजन गैस, अभी गैस थर्मामीटर पे भी आएंगे, अभी कई सारे थर्मामीटर, अभी तो एक दो ही बताए हैं बस, पहले आप इसे लिखो। तो अभी हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर है, नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर है, हीलियम गैस थर्मामीटर है। लिख लिया सभी ने चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, पहले इस थर्मामीटर का चित्र आप देख लो। हाँ ये -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, जैसे देखो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बर्फ का तापमान मेजर करने के लिए इसमें से किस थर्मामीटर का यूज करेंगे, तो उसमें से आपका क्या होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखिए अरे -10 से 110 है, ये -110 नहीं है, ये -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, ऐसे चलो लिख देते हैं, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच है। चलो अब इसका चित्र देख लो, तुम लोग जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा चलो सर जल्दी खत्म कीजिए, रिवीजन करना है। अच्छा वाह क्या बात है, चलो क्लिनिकल थर्मामीटर, ये वाला थर्मामीटर देखिए सब लोग, आजकल डिजिटल आ रहा है ना, ये वाला देखिए, है ना, हल्ला मत करो, ये वाला देखो, इसका रेंज लिखा हुआ भी दिखेगा आपको, देखो है ना, इसमें 94 से कहां तक है, 108 तक, इधर 35 से कहां तक है, 42 तक। ये ललका रेखा बता रहा है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है कितना है, 37, है ना। क्या फ़ारेनहाइट में यहाँ पर देखो ये 94, 96 है, 98 है, यहाँ पे 98.6 है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर देख लीजिए, एक थर्मामीटर और आपको दिखाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, यही आपको दिखेगा इसमें। एक्चुअली में यहाँ पर देखिए -10 से ले रहता है 110 डिग्री सेल्सियस तक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, लेकिन एक्जैक्ट जो है वो -10 से 110 तक रहता है। मैं एनसीईआरटी वाला देखता हूँ अगर मिल जाए इमेज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, है ना, ये एनसीईआरटी का ही चित्र है, देखो है ना, इसमें आपका होगा। ये जो बीच सबसे नीचे आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर चल रहा है वो है ना, ये जो सबसे नीचे वाला है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका बीच वाला जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर है, और ये कौन सा है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, ठीक है। क्या हुआ, किसमें, इसमें अंदर पारा रहता है ना, इसमें भी पारा रहता है, इसमें भी पारा रहता है, ठीक है। अल्कोहल वाला अभी देखेंगे, अल्कोहल इसमें नहीं रहता है, अल्कोहल वाला देखेंगे अभी, चिंता मत करो, सब देखेंगे, है ना चलो यहां तक लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड है, अगला जो थर्मामीटर है, थर्ड नंबर आएगा मरकरी थर्मामीटर, इसको बोलते हैं मरकरी तापमापी। और याद रखिएगा इसका आविष्कार गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने
किया था। इसका जो रेंज है याद रखिएगा, पूछता है इसका रेंज -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चौथा लिख लीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। बस इसका यूज लिखना, इसका कोई रेंज नहीं होता है, कई जगह पर यूज होता है ये, है ना। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, इसका यूज याद रखिएगा, इसका यूज डेली के, प्रतिदिन के उच्चतम और निम्नतम तापमान को, उच्चतम और निम्नतम तापमान को डेली अखबार में देखते हैं या न्यूज में बताता है ना कि आज का हाईएस्ट टेंपरेचर इतना है, लोएस्ट टेंपरेचर इतना रहने वाला है ना। निम्नतम तापमान को मापने के लिए किया जाता है ना। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का यूज कहां पर होता है। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देना चाहे, आपसे ऑप्शन दे देगा कि लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज मौसम का तापमान या प्रतिदिन का तापमान मापने के लिए किया जाता है। पूछ देगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन का उच्चतम और निम्नतम तापमान मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का यूज करते हैं। इसलिए फिर चलते हैं इसके आगे। इसका कोई रेंज ऐसा नहीं है ना, बस खाली इसका यूज आपको याद रखना है। रेंज जहां पर होगा लिखाएंगे। क्या हुआ, एटमॉस्फेयर जैसे आपने डेली अखबार में देखते हैं कि आज का मैक्सिमम टेंपरेचर इतना होगा, मिनिमम टेंपरेचर इतना होगा, है ना, वेदर फोरकास्ट में जो होता है उसमें। चला आगे, कनेक्ट मूव। हाँ मतलब किसी एक ही पर्टिकुलर जगह का ही, है ना। हाँ अलग अलग जगह पर लगा रहता है ये, मौसम विभाग जो रहता है वहां पर, है ना। आपको देखना है तो देख सकते हैं, अरे जो भी मौसम विभाग वाला जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर लगा रहता है ये, है ना। ये देखो एग्जाम में जितना पूछता है वो ध्यान रखिए ना आप, है ना। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, बाकी ज्यादा रिसर्च करना है तो जाइए एकदम देखिए, यहाँ इस तरह से होता है ये, है ना। रिसर्च करिएगा आपको पता चलेगा, देख लो इस तरह से ये दिखाता है ना। यहाँ पे है ना, देखो मैक्सिमम टेंपरेचर क्या है, मिनिमम टेंपरेचर क्या है, इस तरह से ये दिखाएगा। आ गया समझ में, चल। अब ये कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए कितना 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर आपका 0 है, ये -40 है ना। फिर इधर आपका यहाँ पर 32 है, 20 0, है ना, इस तरह से। ये रेंज इसका नहीं पूछता है, रेंज अगर पूछता तो मैं यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिखता इसका। जब नहीं पूछता तो उसको क्यों लिखना है। अगला लिखो अल्कोहल थर्मामीटर, किसका, अल्कोहल वाले का। अल्कोहल तापमापी, तो याद रखिएगा इसका यूज, पर यहां पे इसी थर्मामीटर का जरूरत है। इसका यूज ठंडे प्रदेशों में, जो कोल्ड रीजन है ना, ठंडे प्रदेशों में बहुत कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और इसका रेंज जो होता है याद रखिएगा, इसका रेंज ये पूछता है आपसे -110 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 78 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और याद रखिएगा गैलीलियो ने जो सबसे पहला थर्मामीटर बनाया था अल्कोहल, उसमें उन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद गैस थर्मामीटर। कुछ थर्मामीटर होता है ना, उसमें गैस का भी यूज होता है। गैस थर्मामीटर जो होता है, एक होता है आपका नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर, एक होता है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर जो होता है, इसका रेंज बस इन सबका याद रखना है आपने। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर का रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। ये 500 है और ये -200 है। मैं यहाँ पर गोला करके लगा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि माइनस कौन सा है इसमें। ये -200 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक है। इसी तरह लिख लीजिएगा दूसरा जो नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर है, नाइट्रोजन गैस वाला थर्मामीटर का रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 या 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। 1500 1600 आप लिख सकते हो। तीसरा जो होता है हीलियम गैस थर्मामीटर, हीलियम गैस थर्मामीटर, और इसका जो रेंज होता है -268 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। ये इन सबका रेंज जो है, हाइड्रोजन वाला तो आपसे कई बार पूछा गया है, बाकी नाइट्रोजन का भी पूछ सकते हैं, हीलियम का भी पूछ सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेंपरेचर को मेजर करने वाले थर्मामीटर है। अब हम लोग बात करेंगे टेंपरेचर स्केल की। पारा का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस, है ना, लिख लीजिएगा, अभी लिखा देंगे हालांकि पॉइंट, पहले लिख लो। पारा जो है ना एक्चुअली में -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसलिए जो आपका जहां पर टेंपरेचर -39 से कम होगा, मान लीजिए कहीं पर टेंपरेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, -45 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर पारा वाला थर्मामीटर काम नहीं आएगा, पारा क्योंकि जम जाएगा। फिर वहां पर किसका यूज करेंगे, अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करेंगे। पहले आप इसे लिखें, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। हो गया, करो करो, लिखो लिखो जल्दी। इसके बाद हम लोग टेंपरेचर स्केल देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर। क्या हुआ, अल्कोहल वाला दिखाते हैं, दिखाते हैं, लड़का बहुत बेशब्द है देखने। अरे दिखा रहा है, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ बोलिए, क्या दारू चेक करने में, क्या दारू का क्या चेक करने में, अभी तो हमको भी नहीं पता है जी। ये देखो खतरनाक खतरनाक। अच्छा वो अलग होता है, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह होता है, आगे लिखाएंगे।
इसमें अल्कोहल वाला थर्मामीटर दिख रहा है जी कहीं? कोई नहीं है ना, अल्कोहल का भी थर्मामीटर देख लेना इसमें। यही तो है शायद, हाँ चलो यही होता है, ऐसा ही होता है ना। एग्जाम के लिए देखो बस आपको रेंज पता होना चाहिए, बाकी जैसा था आपको दिखाई दिया है ना। कोई ऐसा उससे अल्कोहल निकलेगा तो नहीं, तो क्या फायदा है फिर, है ना। चलो टेम्परेचर स्केल यानी तापमान पैमाना बोलते हैं इसको, या तापमान पैमाना या ताप पैमाना। अब देखिए टेम्परेचर स्केल का बात करते हैं तो ये आपको 4 स्केल के बारे में जानना है। एक है आपका सेल्सियस स्केल, तो रिलेशन ये आपको पता होना चाहिए, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R अपॉन 4। ये जो आपका सेल्सियस स्केल है, ये आपका केल्विन स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, और यह है आपका र्यूमर स्केल है। कौन सा? र्यूमर स्केल है। अब पानी का पहले गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये खूब पूछता है। पानी का मतलब हिमांक बिंदु या बर्फ का गलनांक बिंदु, बात एक है ना जी। सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273.15, यहाँ पर 15 कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कभी पॉइंट में पूछते तो फिर गड़बड़ा जाएगा वहां पे, है ना। 15 ये होता है आपका 32 फ़ारेनहाइट, और ये होता है 0 र्यूमर। कितना होता है? 0 र्यूमर, ठीक है ना। क्या दिक्कत है, गलती है क्या कुछ इसमें? इसके बाद क्वथनांक बिंदु याद रखिएगा, ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 373.15 केल्विन, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और र्यूमर में कितना होता है? 80 र्यूमर, 80 र्यूमर। अब यहां से हम लोग एक एक करके सारा स्केल सीखेंगे कि सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, फिर हम लोग देखेंगे केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन। सब ये सब हम लोगों को समझना है, कैसे चेंज करते हैं। यहां से सवाल बहुत बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसे आप लिखो, फिर चलते हैं इसके अगले पॉइंट को। हो गया, चला आगे। कोई नहीं, क्वेश्चन आप तुम लोगों से बनता है कि नहीं बनता है जी? अरे पढ़ा है कुछ कि नहीं? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। पहला हम लोग देख रहे हैं सेल्सियस से केल्विन स्केल, सेल्सियस से केल्विन। तो इसके लिए देखिए आपका रिलेशन क्या है? C/5 इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला याद रखना पूछ देता है आपसे, K माइनस 273 अपॉन 5, यहाँ पर 0.15 भी रहने याद रखिएगा। 5 कट गया, यहाँ पर क्या बचा? C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। अब आपको यहाँ पर क्या है? सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू C प्लस 273.15, यही होगा ना जी। अब मान लीजिए आपको पूछ दे कि 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, बताओ। अब क्या करना है? सिर्फ 40 डिग्री में क्या करोगे? 40 में 273 क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 313.15 क्या हो जाएगा? केल्विन। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि रूम टेम्परेचर का मान केल्विन में क्या होगा, है ना। इस तरह से भी सवाल पूछ देता है। रूम टेम्परेचर जनरली हम लोग किसे कहते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस को। तो 25 डिग्री सेल्सियस को आपको किसमें बदलना है? केल्विन में। तो क्या करिएगा? 273.15 प्लस कितना? 25, क्या हो जाएगा? 298.15 केल्विन, ये होगा ना जी। मान लीजिए आपसे पूछते कि माइनस 80 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा। अब क्या करिएगा? माइनस 80 प्लस 273.15, यही होगा ना। इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? घटा दो, 193.15 केल्विन, यही होगा ना। अब इस तरह से अगर आपको चेंज करने पूछे कर दीजिएगा। चलो तो पहले इसे करिए, फिर हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। फिर केल्विन से सेल्सियस देखेंगे, फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। नहीं बनता है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। इस लोगों का अपना ही बातचीत चलता है। एक को छुट्टी चाहिए, इसको छुट्टी दे दीजिएगा, थोड़ा परमानेंट कर दीजिए छुट्टी इसका। हाँ जाओ, छुट्टी दे करवा दिया तुम्हारा, है ना। और किसी का छुट्टी चाहिए जी, इधर बोलो। र्यूमर भी एक स्केल होता है संध्या, जैसे केल्विन है ना, सेल्सियस है, उसी प्रकार र्यूमर भी टेम्परेचर को मेजर करने का एक क्या है? स्केल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखो, केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में बदलना है, अब केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है आपने? सिंपल ये फॉर्मूला ना याद रखना आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, है ना, या 273 घटाएंगे, इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपसे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे C/5 इज इक्वल टू क्या है? K माइनस 273/5, ये 0.15 भी कर लो, यानी कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K माइनस 273.15। अब मान लीजिए आपका केल्विन है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 350 केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा, तो क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। 350 में से क्या करना है? 273 आपको माइनस कर देना है। ये 0.15 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है वहां पर आपका, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बताओ 77 हो जाएगा, जो भी है 76.85 हो जाएगा, ठीक ना जी, ये होगा ना। तो अगर पॉइंट में दिया है तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर मान लीजिए पॉइंट में नहीं दिया है 77 दिया है, सीधा 77 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे सेल्सियस दे दे, केल्विन में पूछ ले तो कर लीजिएगा, मतलब केल्विन दे दे सेल्सियस में पूछ ले तो कर लोगे। चलो अब मैन आता है सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछता है वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे की तरफ, वहां से देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, हो गया सबका। चलो नेक्स्ट है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। देखो इसका रिलेशन क्या है, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c, लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो। तो f इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 9/5c प्लस 32, ये आपका रिलेशन है। इस रिलेशन में आपको वैल्यू पुट करना है, सेल्सियस का वैल्यू पुट करिएगा, फ़ारेनहाइट आपका निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बताइए 35 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, दूसरा बताओ आपका 80 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तीसरा बताओ 150 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, चौथा बताओ -40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। इस चारों का निकालिए फटाफट से वैल्यू, बस आपको उसमें ना फॉर्मूला में सी का वैल्यू पुट करिएगा, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। एक और लिख लो, 5 हो जाएगा। फिर एक और लिख लीजिए, 65 डिग्री सेल्सियस का भी निकालो, फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस देखेंगे। देख रहे हैं निकालने दीजिए सबको। चला आगे। अब देखो 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको निकालो। F इज इक्वल टू 9/5 गुना 35 प्लस 32, 5 7 35, 63 प्लस 32 कितना हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको निकालो 9/5 गुना 80 प्लस 32, 5 से 16 बार में 144 प्लस 32 कितना हो जाएगा 166, 76, अच्छा 76, ठीक है, हाँ ठीक है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। 150 डिग्री को करो, ठीक है 9/5 गुने 150 प्लस 32, 5 से 30 बार में 302 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको निकालो, ये -40 से आ रहा होगा, चलो हम लिख दे रहे हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो जाएगा कितना, 5 से 13 13 117 प्लस 32 ये होगा ना 149, ये आ जाएगा। अब एक और निकालिए 160 डिग्री सेल्सियस का निकालो, सब कुछ पॉइंट लिखेंगे हम लोग। 160 डिग्री सेल्सियस का निकालिए, कितना आ गया 320 आया है ना। चलो 320 आएगा, कर लेना। F इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 160 प्लस 32, 5 से कटेगा 32 बार में 32 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहला पॉइंट लिखेंगे -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, है ना जी। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट को पूछा एग्जाम में, फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरा याद रखिएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर, 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान दुगुना होता है ना जी। फ़ारेनहाइट का मान दुगुना होता है। कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें टेंपरेचर कहीं नेगेटिव में नहीं होगा। याद रखना केल्विन स्केल में तापमान कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तापमान कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। इसके बाद याद रखिएगा 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान है, दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान है, यानी इससे कम तापमान को मेजर दुनिया में नहीं किया गया है, तापमान है। इसके बाद याद रखिएगा 574.25 तापमान पर, टेम्परेचर पर केल्विन और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, केल्विन तथा फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। बाकी जो फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछता है, फार्मूला भी याद रखिएगा, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है पेपर में। पहले ये सारा पॉइंट लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग बात करते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट देख लिया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस देखेंगे। आगे चलें, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चलो क्या करते हैं, रुक जाओ ना, ऐसा मन तुम लोग का बड़ा कम कैपेसिटी है पढ़ने का है, तुम लोग कैसे 5-5 घंटा 6-6 घंटे का मैराथन कैसे करेगा जी। चलो माना अब 1.5 घंटा भी नहीं हुआ अभी, अब तुम लोग एकदम उगता गया इतना जल्दी। चलो नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस,
याद रखिएगा यहाँ पर जो होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 5/9 C माइनस 32, सॉरी F माइनस 32 लिख सकते हैं ना जी ऐसे। चलो अब इसका निकालिएगा आप लोग, निकालिए एक 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। इसके बाद ठीक है अभी और बता रहे हैं आपको 167 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करो। फिर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करिए। बताइए कितना होगा, इसको तो कर लिया होगा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9 इंटू 77 माइनस 32, तो क्या हो जाएगा ये 5/9 गुने 45 और से 5 बार में 25 डिग्री सेल्सियस। इसका निकालो तो C इज इक्वल टू 5/9 इंटू 167 माइनस 32, तो 5/9 इंटू कितना हो जाएगा ये 135 होगा ना, यानी 75 डिग्री सेल्सियस। इसको आप कैलकुलेट किए होंगे 5/9 इंटू 122 माइनस 32, यही था ना, तो 5/9 गुने 90 यानी 50 डिग्री सेल्सियस। ये कितना आ गया था जी 60 आया था। ठीक है 167 एक मिनट 140 है ना, रुक जाओ 140 माइनस 32, तो बरनामा 78 से हो जाएगा 12×5 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम लोग सेल्सियस टू र्यूमर और र्यूमर टू सेल्सियस देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर की, कि कैसे कैसे उष्मा का संचरण होता है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले अगला देख लेते हैं सेल्सियस टू र्यूमर और र्यूमर टू सेल्सियस। हो गया, चलो नेक्स्ट है सेल्सियस टू र्यूमर। ये सबसे आसान है हालांकि। तो C/5 इज इक्वल टू क्या है R/, तो अगर हमें मान लीजिए र्यूमर को सेल्सियस, सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 से, यही होगा ना जी। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे 150 र्यूमर को सेल्सियस में बदलिए, पूछ दे आपसे 200 र्यूमर को सेल्सियस में बदलिए, तो ये आसान है। आसान कैसे है, तो 150 गुने क्या 4/5 30 बार में कटा 120, र्यूमर ये कितना 160 हो जाएगा, यही होगा ना। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेल्सियस में तापमान का मान, एक मिनट सॉरी उल्टा मैंने ये सेल्सियस करो, ये उल्टा कर दिया, हम सेल्सियस को र्यूमर में लिखना था ना, तो ये आपका 120 र्यूमर हो जाएगा और ये आपका 160 र्यूमर हो जाएगा, ये होगा ना। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, वो इधर उधर हो गया था। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि र्यूमर का मान या र्यूमर में तापमान का मान सेल्सियस में तापमान के मान का कितना प्रतिशत है 80% होता है, ये है ना जी। तो ये भी आपसे ऐसे लिखा हुआ पूछ सकता है, ठीक है, कि कितना परसेंटेज में कितना होता है, तो 80% होता है। मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि 160 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलिए, 160 गुना क्या कर दीजिएगा, बताइए 160 गुना 8 मतलब 160 का 80% कितना हो जाएगा 128, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐसे, है ना। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अब अगला देखिए र्यूमर टू सेल्सियस, यहीं पर मैं बता रहा हूं, है ना, यहीं पर मैं बता देता हूं र्यूमर टू सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका C/5 इज इक्वल टू R/4 है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सेल्सियस चाहिए ना, सेल्सियस इज इक्वल टू क्या 5/4 R, तो र्यूमर दे देगा, उससे आपसे सेल्सियस पूछ लेगा, तो आप कर सकते हैं। एक सेकंड, ऐसा करो ना, ब्रेक ले लो तुम लोग कुछ देर, है ना, 10 मिनट का, फिर इसके बाद केमिस्ट्री करते हैं स्टार्ट, है ना। दस मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, फिर करते हैं हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे।